दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों गांव के लोग के प्लेटफॉर्म पर मैं अपना जीरो आवर कार्यक्रम सोमवार यानी आज पेश कर रहा हूं। ये सप्ताह में 2 दिन आप जरूर देखें हमारा कार्यक्रम सोमवार को और शनिवार को। दोस्तों पहले एपिसोड में इस कार्यक्रम के मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो इस देश की विपक्षी राजनीति की सबसे बड़ी कहानी है। विपक्ष की राजनीति सचमुच एक तरफ उसके सामने बड़ी चुनौतियां हैं तो दूसरी तरफ कामयाबी की कुछ कथाएं भी हैं। अब जैसे बीते कल यानी संडे को दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली विपक्ष के दलों ने, इंडिया अलायंस ने आयोजित की। सच पूछिए तो इसका आयोजन आम आदमी पार्टी ने किया था, लेकिन सारे इंडिया अलायंस के घटकों को उन्होंने बुलाया और दिलचस्प बात यह है और महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी आए, किसी ने इनकार नहीं किया आने से। हमने पहले देखा है अतीत में कुछ एक ऐसी बैठकें हुई थी, ऐसी रैलियां भी हुई थी कि स्वयं अरविंद केजरीवाल नहीं थे, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी द्वारा आयोजित रैली में विपक्ष के सारे नेता मौजूद थे, जितने प्रमुख नेता थे। दोस्तों सोनिया गांधी जो अस्वस्थ हैं वह भी आई। इस रैली की सबसे बड़ी विशेषता अगर मैं गिनाऊं, बहुत सारी विशेषताएं हैं लेकिन दो विशेषताएं खास तौर पे इस रैली की कहानी को नया आयाम देती है। पहली बात तो इस रैली में 3 देवियां, 3 महिलाएं, मैं समझता हूं कि वे बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उल्लेखनीय, उनकी जो मौजूदगी थी वो रैली को विशिष्ट बना रही थी, बहुत खास बना रही थी। वो है सोनिया गांधी, सुनीता केजरीवाल और इसके अलावा कल्पना सोरेन। दोस्तों मिसेस केजरीवाल इस वक्त अपने हस्बैंड यानी अरविंद केजरीवाल जो चीफ मिनिस्टर हैं अभी भी दिल्ली के, उनके बीच और अपनी और आम आदमी पार्टी के बीच, उनके बीच और दिल्ली की आवाम के बीच एक संवाद का जरिया बनी हुई है। उन्हीं के जरिए आमतौर पे ज्यादातर खबरें, ज्यादातर सूचनाएं अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली की आवाम को या उनकी पार्टी या सरकार को मिलती हैं। कुछ अन्य लोग भी हैं जो मिलते हैं या किसी तरह सूचना पाते हैं और वो कम्युनिकेट किया जाता है फिर लोगों को या उनकी पार्टी के ऑर्गेनाइजर्स को। तो ये 3 देवियों ने इस रैली को बहुत महत्वपूर्ण बनाया। मिसेज केजरीवाल, मिसेज हेमंत सोरेन यानी कल्पना सोरेन जो स्वयं बहुत पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं और वो आदिवासी समाज से उभरती हुई नई जो युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी की महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हैं। उनके पति गिरफ्तार कर लिए गए चुनाव की अधिसूचना से पहले। सुनीता केजरीवाल के पति यानी अरविंद केजरीवाल वो चुनाव की अधिसूचना के बाद गिरफ्तार किए गए। हेमंत सोरेन उसके पहले, अधिसूचना से पहले गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन दोनों महिलाओं ने, दोनों इन 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 मुख्यमंत्रियों की पत्नियों ने कहीं भी धीरज नहीं खोया, डरी नहीं, हताशा उनमें कहीं नहीं दिखी। और आज माने बीते कल रविवार को रामलीला ग्राउंड के मंच पर वो तीनों, दोनों, जिस तरह सोनिया गांधी के साथ अगर सोनिया जी को भी मिला लिया जाए तो तीनों ये महिलाएं जिस तरह लगातार नेताओं को भी प्रेरित कर रही थी, इंस्पायर कर रही थी और दर्शकों श्रोताओं का जितना समर्थन प्यार दोनों जिस तरह वो अपनी ओर ले रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी, वो काबिले तारीफ था। लोगों ने जब कल्पना सोरेन ने बोलना शुरू किया तो मैंने देखा कि लोग जो है बिल्कुल ऐसा लगता था पिन ड्रॉप साइलेंट, सभी लोग खामोश होकर सुन रहे थे। लेकिन जब कभी लोगों को लगता था कि वो जोश के साथ
अपनी बात कह रही हैं तो लोग तालियां पीटते थे। जब वो कोई नारा लगाती थी तो बात बिल्कुल अपनी स्पीच के आखिर में उन्होंने नारे लगवाए और जबरदस्त नारेबाजी हुई उनके नारे पर। दोस्तों, जितने स्पीकर थे सबने अपने तय ठीक बोला, अच्छा बोला, लेकिन उसमें कुछ लोग, जैसा हमेशा होता है, कोई भी टीम होती है खिलाड़ियों की, चाहे हो या कोई भी विद्वानों की टीम होती है, कोई भी डिबेटर्स की होती है, सियासत के लोगों की होती है, कोई भी किसी भी पेशे के लोग हों, सब बराबर तो नहीं होते। सब अपने अपने ढंग से किरदार अपना निभाते हैं। तो आज अगर देखा जाए, लोगों को आकर्षित करने, लोगों को अट्रैक्ट करने के मामले में, तो इन तीन महिलाओं के अलावा मैं समझता हूं कि जो राहुल गांधी की स्पीच है वो कंटेंट के स्तर पर बहुत शानदार थी। जो विषय वस्तु है, जो मुद्दे हैं, उन पर उन्होंने बहुत ब्यौरेवार ढंग से, बल्कि यूं कहा जाए कि कल की जो रैली थी संडे की, उस रैली में अगर पूरी तरह जो राजनीतिक जो सोच है इंडिया अलायंस की, उसको अगर किसी ने प्रतिपादित किया तो वो राहुल गांधी ने दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। पहली बात कि ये इलेक्शन नहीं है। यह इलेक्शन आजादी के बाद जितने इलेक्शन हुए हैं उन इलेक्शंस की तरह ये नहीं है। ये संविधान के लिए बैटल है। अगर जनता इस बैटल को हार गई, अगर जनता इस लड़ाई को हार गई, तो संविधान नहीं बचेगा। यकीन मानिए, ये संविधान नहीं बचेगा। राहुल गांधी ने ये बात सबसे प्रमुख, सबसे उल्लेखनीय जो कही वो ये थी। दूसरी बात उन्होंने जो कही कि इस चुनाव में मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, ये सरकार, ये फिक्सिंग कर रही है। जैसे मैच फिक्सिंग होता है, वैसे ही उन्होंने कहा कि ये फिक्सिंग का इलेक्शन बन गया है। लेकिन उन्होंने फिक्सिंग में केवल दो जो टीमें क्रिकेट की होती हैं जिसके लिए शब्द ज्यादा प्रचलित हुआ, तो वो दो टीमों का मामला नहीं था उनके यहां। जो राहुल गांधी ने बात कही वो दो टीमों में फिक्सिंग का नहीं था। दरअसल उनका यह कहना था कि सरकार पूरे तंत्र को, पूरी गवर्नमेंट मशीनरी को, यहां तक कि चुनाव आयोग को, ईडी, सीबीआई, आईटी, जितनी केंद्रीय एजेंसियां हैं, सबको फिक्स करके, सबके साथ फिक्सिंग करके, सबको पटाकर, सबको डराकर, सबका दुरुपयोग करते हुए ये इलेक्शन जीतने की हर चंद कोशिश कर रही है। यानी उनका कहना था कि जबरन इस चुनाव को मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी जीतने की हर कोशिश कर रहे हैं। ये उनके कहने का लब्बो-लुबाब था। और जो एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, क्योंकि ये रैली का जो स्लोगन था, रैली का जो अगर कोई लोगो मानिए या कोई मुख्य नारा मानिए, तो वो क्या था? वो था तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। तो राहुल गांधी ने रैली में साफ शब्दों में कहा कि मौजूदा जो रिजीम है पूरी तरह तानाशाह है। इसके लिए लोकतंत्र के कोई मायने नहीं है और जो कुछ बचा खुचा है वो सिर्फ एक संविधान का उसकी एक अस्मिता है। लेकिन उसको रौंदा जा चुका है। उसके मूल्यों को, उसके प्रावधानों को अमली जामा पहनाने से सरकार ने साफ इनकार कर दिया है। वो अपने ढंग से चल रही है, अपने ढंग से काम कर रही है। लेकिन अगर ये संविधान भी खत्म हो गया तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं बचेगा। और इस चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार फिर से वापस आ गई तो यकीनन संविधान नहीं बचेगा। ये उनके कहने का लबो-लुबाब था। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक प्रेडिक्शन और किया, एक राजनीतिक प्रेडिक्शन, कि अगर इस देश में चुनाव ठीक से हो और फिक्सिंग थोड़ी सी मिनिमाइज कर दी जाए, न्यूट्रल होकर के एजेंसियां काम करें, तो मोदी सरकार को यानी भारतीय जनता पार्टी को 180 से ज्यादा सीटें मिल ही नहीं सकती। उनका यह आकलन है। अब उन्हीं की पार्टी के बहुत सारे लोग तो मानते हैं कि इससे भी कम, लेकिन खैर उन्होंने 180 का बात कही, यानी उनको बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने
ये कहा कि ईडी, सीबीआई, आईटी के जरिए जीतना चाहते हैं मोदी जी। और फिर ये भी कहा कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी के 3,567 करोड़ रुपए, 3,567 रुपए कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल पर जिस तरह चुनाव के समय अधिसूचना जारी होने के बाद, कैंपेनिंग चालू होने के बाद जिस तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जुर्माना लगाया है बरसों बरस पुराने मामले में, वो बताता है कि कांग्रेस को ये चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते। अच्छा, इस बात को तो सभी लोग कह रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छोड़ दिया जाए, बड़े नेताओं को, तो आम आदमी से पूछिए, अगर उसको पूरी बात एक्सप्लेन कर दी जाए तो वो भी कहते हैं कि भाई अगर वर्षों पुराने मामले हैं तो चुनाव के ऐन चुनाव के दरमियान ये 3,567 करोड़ रुपए का फाइन किसी पार्टी पर करना आखिर औचित्य क्या है। दोस्तों, मैं कांग्रेस पार्टी जब सत्तारूढ़ थी तो मैं उसका बहुत क्रिटिक पेश करता था, उसकी आलोचना करता था अपने खबरों में, अपने लेखों में, अपने विश्लेषणों में। कांग्रेस के नेता अक्सर नाराज हमसे रहा करते थे, लेकिन मैं ये बात डंके की चोट पर कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मोदी जी ने कहा था ना बहुत पहले, वर्षों पहले, कि वो कांग्रेस मुक्त कर देंगे भारत को। कांग्रेस मुक्त भारत की उन्होंने एक आवाज लगाई थी, लेकिन उनके नारे को देश की जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि लोगों का यकीन था कि किसी पार्टी को खत्म नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में पार्टियों का होना जरूरी है। अगर एक ही पार्टी रह जाएगी तो फिर ये तो पुतिन का चुनाव हो जाएगा कि पुतिन साहब 95% या 90% से ऊपर हमेशा अक्सर ही पा जाते हैं चुनाव में वोट। ऐसा नहीं होना चाहिए। या नॉर्थ कोरिया, या बहुत सारे ऐसे देश हैं, इवन चाइना। तो लोकतंत्र का वजूद बचे रहना चाहिए। इसे नॉर्थ कोरिया, चाइना या रूस, इस कोटि में भारत को, इस श्रेणी में भारत को नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। और यकीनन लोगों ने कांग्रेस मुक्त भारत नहीं किया। देखिए, तेलंगाना में भी कांग्रेस है, हिमाचल में भी कांग्रेस है, इसके पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस थी। आगे चुनाव जब होगा, हो सकता है कांग्रेस की सीटें घटें या बढ़ें, लेकिन कांग्रेस खत्म नहीं होगी। तो कांग्रेस को इस चुनाव में कमजोर करने के लिए, मैं तो कहता हूं कि संपूर्ण विपक्ष को कमजोर करने के लिए, कौन ऐसी पार्टी नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, जो सरकार के निशाने पर नहीं है। सिर्फ निशाने पर अगर कोई नहीं है तो वो जो बीजेपी का आदमी है, या वो जो बीजेपी में जा चुका है या जाने के लिए तैयार हो चुका है। बीजेपी ने हालात ये पैदा कर दिए हैं, खासकर बीजेपी की सरकार ने, कि उसकी तुलना विशाल वॉशिंग मशीन से की जाने लगी है। आपको याद होगा, अजित पवार के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने उनके बीजेपी का सहयोगी बनने से ऐन पहले रैली में कह दिया था उनके बारे में, कि भ्रष्टाचार के बारे में उनके, और जमकर अटैक किया था। लेकिन जैसे ही अजित पवार प्रधानमंत्री के उस भाषण को सुने, उनको लगा कि अब कुछ होने वाला है, तो वो फौरन बीजेपी के साथ जुड़ गए और सहयोगी बन गए, और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। और आज वो अपनी धर्मपत्नी को, अपनी बहन, चचेरी बहन के खिलाफ लड़ा रहे हैं चुनाव। जी, सुप्रिया सुले की बात कर रहा हूं, शरद पवार की बेटी, जो बारामती से 3 बार की सांसद हैं। वो अब वो अजित पवार की पत्नी ही उनके खिलाफ खड़ी हुई है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी का मतलब अलायंस की तरफ से, एनसीपी का उनको चुनाव चिन्ह मिल गया है। तो ये जो वॉशिंग मशीन का जो एक रूपक भारत की राजनीति में चर्चित हुआ है, आप उस वॉशिंग मशीन से धुले हुए लोगों को आप देख सकते हैं, जो अपोजिशन में पहले थे, बीजेपी में नहीं थे। वो असम से लेकर के और महाराष्ट्र तक, तमिलनाडु से लेकर के और आप गुजरात तक कहीं भी देख सकते हैं, यहां तक कि उड़ीसा में देख सकते हैं। कोई क्षेत्र नहीं है, यहां कश्मीर में भी देख सकते हैं जहां वॉशिंग मशीन काम नहीं कर रही हो। तो ये जो चुनाव के बारे में जो राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, अगर संविधान बचाने में कामयाब नहीं जनता हुई
तो इस देश का कोई भविष्य, लोकतंत्र का कम से कम इस देश में कोई भविष्य नहीं होगा। और दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि इस रैली में अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो कई बड़े मुद्दे उभरे, और इन मुद्दों में सबसे जो अहम है वो, जैसा मैंने कहा, संविधान का प्रश्न। दूसरा, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, अनप्रेसिडेंटेड। इलेक्टोरल बॉन्ड से जबरन वसूली, जबरन वसूली। इसको लोग कहते हैं कि जैसे पहले अवांछित तत्व, असामाजिक किस्म के लोग जबरन व्यापारियों से या धनपतियों से वसूली किया करते थे, डरा धमकाकर। ठीक उसी तरह से इस बार इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल या दुरुपयोग किया गया। कई जगह ईडी के छापे पहले पड़े और बाद में ईडी के छापे के बाद जिन लोगों पर छापे पड़े उन लोगों ने बॉन्ड जो है बीजेपी को सौंप दिए, यानी बॉन्ड उन्होंने खरीदा और वो बीजेपी के हाथ में गया। कुछ अन्य पार्टियों को भी दिया, लेकिन बीजेपी को सबसे अधिक रकम दी। दोस्तों, इसके अलावा जो एक बड़ा मुद्दा उठा कि इनकम टैक्स की जो नोटिसें आ रही हैं, इनकम टैक्स का जो अटैक हो रहा है विपक्ष पर, उसको भी महत्वपूर्ण मुद्दा बना। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों पर जो अन्याय हो रहा है, उसको इस रैली ने महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उठाया और पेश किया। सुनीता जो केजरीवाल थी, उन्होंने 6 गारंटियों की चर्चा की इस रैली में, और जो 6 गारंटियां थी उनमें आश्वासन थे, उसमें संकल्प थे, और वो केजरीवाल की तरफ से पेश किए गए थे, जो सुनीता जी ने बताया। और वो बेसिकली एजुकेशन के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में, सरकार अगर बनती है फिर से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, या अलायंस की, इंडिया अलायंस की अगर पूरे देश में बनती है, लोकसभा चुनाव में जीत होती है, तो समूचे देश में हेल्थ केयर को फ्री करेंगे। ज्यादा से ज्यादा सहयोग लोगों को मिलेगा सरकार का, प्राइवेट सेक्टर में भी अगर इलाज कराएंगे तो। इसके अलावा शिक्षा के बारे में, शिक्षा को वो बिल्कुल बदल कर रखेंगे, और आम आदमी और खास आदमी के बीच, उनके बच्चों के बीच जो शिक्षा का एक असमानता है, असमान शिक्षा है, उसको वो समान शिक्षा में कन्वर्ट करेंगे। बहुत सारे और भी उन्होंने मसलों को सामने रखा। दोस्तों, ये जो उनकी 6 जो गारंटियां थी, इन गारंटियों के बाद प्रियंका गांधी ने इंडिया अलायंस की तरफ से 5 जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे आज के समाज में, खासकर चुनाव के दौरान, उनको उठाया, और इलेक्शन कमीशन से भी मांग की कि वह इन मसलों पर कार्रवाई करे, जैसे एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है इस दरमियान, उसको लेकर। दोस्तों, इंडिया अलायंस की बहुत सारी रैलियां अब तक हुई हैं, लेकिन इस रैली में हमने एक बात देखी कि एक ऑर्गेनिक यूनिटी नेताओं में बिल्कुल साफ साफ दिखी। आप देखिए, पटना की रैली से लेकर के और मुंबई और तमाम जगहों की रैलियों में कुछ न कुछ समस्या दिखती थी। कोई कुछ सवाल उठाता था, कोई कुछ नाराज हो जाता था। लेकिन आपको मैं बताऊं कि इस रैली में जिस तरह की ऑर्गेनिक यूनिटी दिखी नेताओं के बीच, वो बेमिसाल है। और मैं समझता हूं कि इसके पीछे 3 बड़ी घटनाएं हैं। कौन कौन है? दोस्तों, इसके पीछे है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी। इसके पीछे दूसरे नंबर पर है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, जो जो सोरेन की गिरफ्तारी के बाद हुई है और चुनाव के दौरान। और तीसरी जो बहुत बड़ी घटना है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत बड़ा, जो जो आर्थिक राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला है। लेकिन इन 3 मुद्दों, जैसा मैंने बताया कि इस रैली में जो 3 ये मसले उठे, इनको लेकर ऑर्गेनिक यूनिटी दिखी लोगों में। दमन जिस तरह से हो रहा है, लोग, गिरफ्तारियां हो रही हैं, अनाप शनाप गिरफ्तारियां, जिसको चाहा उसको बंद कर दिया, जिसको चाहा उसको भ्रष्ट बता दिया, जिसको चाहा उसको देशद्रोही बता दिया। ये जो माहौल बन गया है, देशद्रोही, भ्रष्टाचारी, क्या क्या नहीं, जो मन में आए वो किसी को कह दिया जाता है।
मानो सरकार या सत्ताधारी दल ना होकर के लगता है कि जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर आईटी सेल के लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, वैसे ही नेता कह रहे हैं, बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, किसी को कुछ भी कह दे रहे हैं। लेकिन जो सत्ताधारी दल का समर्थन करता है, वो चाहे जैसा भी हो, उसके अंदर जो भी निगेटिव्स हों, जो भी बुराइयां हों, सब माफ। वो बिल्कुल ऋषि मुनि बन जाता है, महापुरुष बन जाता है। उसकी प्रशंसा में इतने पुल बांधे जाते हैं, पूछिए मत। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि ये जो बातें उठी और जो एक ऑर्गेनिक यूनिटी दिखी, उसमें दो जो मसले हैं वो तो व्यक्तिगत हैं कि भाई नेता, जो कि राजनीतिक भी हैं, सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, कि भाई चीफ मिनिस्टर्स की गिरफ्तारी, ऐसा कहां होता था? कभी आपने सुना है? दो दो चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार किए गए। ये कभी आजाद भारत में तो नहीं हुआ। लेकिन प्रचंड बहुमत वाली मोदी सरकार ने यह भी करके दिखा दिया। अब इसके बाद अगर बहुमत आता है सरकार को, तो वो क्या क्या दिखाएगी, इसके बारे में विपक्ष को चिंता है। और इसलिए ऑर्गेनिक यूनिटी जो दिखाई दे रही है, उसके पीछे दरअसल दरअसल विपक्ष की यही चिंता है। और तीसरी बात जो इलेक्टोरल बॉन्ड की है दोस्तों, उसके बारे में मैं जरूर कहूंगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को जो उससे कमाई हुई है, जो उसका फंड भरा है, वो उसकी चिंता का सबब तो जरूर है। लेकिन ज्यादातर चूंकि अपोजिशन पार्टियों ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है, इसलिए शायद उस पर बहुत नैतिक बल देकर के वो लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं है, विपक्ष के दलों को जो पैसा मिला है और जो भारतीय जनता पार्टी को पैसा मिला है, उसमें कोई कंपैरिजन भी नहीं है, बहुत फर्क है। लेकिन ऐसी भी पार्टियां हैं अपोजिशन की जिन्होंने पैसा ही नहीं लिया। उसमें कांग्रेस के, मैं कांग्रेस कह रहा हूं, सॉरी, उसमें कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, सीपीआईएम है, सीपीआईएमएल है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, और मैं समझता हूं कि बीएसपी का भी नाम आया था कि उसको भी संभवतः पैसा नहीं मिला है। अब उन्होंने बायकॉट तो नहीं किया था, लेकिन शायद उन्होंने, उनको पैसा मिला ही नहीं। लेकिन इन पार्टियों ने तो लिख कर दे दिया था कि वो किसी किसी कीमत पर, बयान भी दिया था इन पार्टियों ने। सीपीआईएम ने तो पिटीशन दे दिया था कोर्ट में। सीपीएम भी एक पार्टी, सीपीएम भी एक पिटिशनर है जिस पर ये फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए एडीआर के अलावा या कॉमन कॉज के अलावा। तो दोस्तों, ये जो रैली संडे की थी, मैं समझता हूं कि बहुत सारे इश्यूज एक साथ इसने उठाए जरूर हैं। अब देखना यह है कि मौजूदा जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें इन मुद्दों को ये अपोजिशन पार्टीज जनता तक कितना ले जा पाती है। क्योंकि रामलीला मैदान में मान लीजिए जितने लोग जुटे, बड़ी संख्या थी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं संख्या के बारे में कभी प्रेडिक्ट नहीं करता, क्योंकि संख्या को गिनना एक मनुष्य के लिए, चाहे जितना वो समझदार हो या उसके पास टीम भी क्यों ना हो, संभव नहीं है। जब तक कि आपके पास कोई ऐसा यंत्र ना हो कि आप गणना कर लें सारे के सारे लोगों को। इसलिए मैं कभी संख्या नहीं बताता, लेकिन बहुत बड़ी रैली थी, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन दोस्तों, रैली से केवल पूरे देश तक जो अपोजिशन का मकसद है, जो उसका अभिप्राय है कि किन किन मुद्दों को हमें ले जाना है जनता के समक्ष, और जनता कन्विंस हो जाए, एक रैली से संभव नहीं है। और अब तो चुनाव आ गया। विपक्ष पहले लापरवाह था, उसने लापरवाही बरती, जिसकी वजह से मोदी सरकार का जो दमन तंत्र है वो और बेरोक टोक आगे बढ़ता रहा। आज हालत यह है कि गांव में, कस्बों में, शहरों में आमतौर पे जो सामान्य लोग हैं, और सामान्य लोग ही ज्यादा वोटर होते हैं, अगर आप उनसे पूछिए तो इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे बड़े मसले को, उस पर उतनी जागरूकता नहीं दिखाई देती है। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि अपोजिशन संडे की रैली को, उसके मैसेज को, उसके मुद्दों को कैसे इस चुनाव में अपनी रैलियों के जरिए, नुक्कड़ सभाओं के जरिए, अपने पंपलेट, अपने पर्चे या मैनिफेस्टो के जरिए कैसे लोगों तक पहुंचाता है, मैं समझता हूं कि ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। और जो लोकसभा का ये चुनाव है, उसका फैसला बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करेगा। दोस्तों, चूंकि अपोजिशन के बीच में एक ऑर्गेनिक यूनिटी उभरी है, तो जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इस दरमियान जिस तरह कांग्रेस बहुत एक्टिव थी,
अब उस पर यह बड़ा दायित्व आ जाता है कि वो समूचे विपक्ष को एक्टिवाइज करे, उसी तरह से एक्टिव करे और लोग चुनाव प्रचार में एक दूसरे का साथ दें और एक ज्वाइंट कैंपेन पूरे इंडिया अलायंस का दिखे, तभी वो भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी ताकत का मुकाबला कर सकते हैं। पैसे की कमी है, अपोजिशन बार बार कह रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, लेकिन निर्वाचन आयोग लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने में नाकाम है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि इस रैली के बाद अपोजिशन को जो एक ताकत मिली है, जनता का जो अपार समर्थन मिला है, खासकर दिल्ली में, इसका दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इन हलकों में कितना असर पड़ता है। और हमें बताना बहुत जरूरी है कि भगवंत मान जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, वो भी आए थे, बहुत जमकर उन्होंने भाषण दिया। अगर राहुल गांधी के भाषण, तेजस्वी के भाषण और कल्पना सोरेन के भाषण, इन कुछ भाषणों के बाद अगर देखा जाए तो भगवंत मान का भी भाषण बहुत ही शानदार था, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत जोशीला, वो तो बहुत जोशीला बोलते हैं। लेकिन कंटेंट वाइज अगर देखा जाए तो राहुल गांधी, तेजस्वी, बहुत जबरदस्त इन लोगों ने भी भाषण दिए, अन्य नेताओं ने भी दिए, हम किसी एक नेता को हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, सबने अपने अपने ढंग से बातें कही और वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। तेजस्वी की एक बात बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगी कि उन्होंने कहा कि अपने मोदी जी जो हैं आंधी की तरह आए थे, 2014 की बात वो कर रहे थे कि आंधी की तरह आए और ये तूफान की तरह चले जाएंगे। तूफान काफी विध्वंस करते हुए जाता है, ऐसा उनका ये जो रूपक उन्होंने बांधा, उसका मतलब यही होता है कि आंधी की तरह आए और तूफान की तरह चले जाएंगे। अब चले जाएंगे या टिक जाएंगे, ये तो मैं समझता हूं कि समय बताएगा और भारत के जो मतदाता हैं उन्हें ये तय करना है। तो आज इसी सवाल के साथ कि आगे क्या होगा, हम अगली कहानी का आप इंतजार कीजिए। हमारी अगली जो चर्चा होगी, अगले जो मुद्दे हम उठाएंगे, वो जरूर चुनाव से ही जुड़े होंगे, क्योंकि चुनाव लगातार आप देख रहे हैं कि इतना लंबा चुनाव है। हम चुनाव में लगातार आपके साथ रूबरू रहेंगे दोस्तों। तो आज उर्मिलेश को दीजिए इजाजत। इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।